Hi dear students, this class is for the third year मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग थर्ड ईयर ईएनटी यूनिट का टॉपिक है। पिछली क्लासेज में हमने ईएनटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स को सभी को डिस्क्राइब कर लिया है और ये क्लास स्पेशली ऐसी क्लास है जिसके अंदर बचे कुचे जितने भी छोटे मोटे टॉपिक हैं उनको सबको हम एक साथ डिस्कस करेंगे और इस क्लास के बाद आपके ईएनटी रिलेटेड सारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे छोटे मोटे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है और ये आपके यूनिट का पार्ट है। तो रिमेनिंग, इस क्लास का नाम है रिमेनिंग ईएनटी टॉपिक्स। ठीक है, बचे कुचे जो भी टॉपिक्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक ओरल कैंसर की क्लास रहेगी और उसके बाद आपका ईएनटी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्टेड ईयर वैक्स। क्लियर, इम्पैक्टेड ईयर वैक्स क्या है? तो ईयर वैक्स इज़ अ वेरी वैक्सी। क्लियर, मैंने आपको ईयर की क्लास यदि आपने देखी हो तो मैंने बताया था कि वैक्स जो है, वैक्स क्या करता है, सिरोमिनस से वैक्स बनता है। ठीक है, तो सिरोमिनस यदि ड्राई है या वैक्स जमा हो गया है, ठीक है, किसी के ईयर में डस्ट पार्टिकल अक्यूमुलेट हुए हैं, वैक्स बन रहा है, फिर डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं, फिर वैक्स बन रहा है, डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं, वैक्स बन रहा है और ये वैक्स धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और येलो सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये कभी फिर निकलने के लिए एबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये टाइटली सॉलिड हो जाता है, वहीं पे जमा हो जाता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं इम्पैक्टेड ईयर वैक्स। ईयर के अंदर जो वैक्स है वो इम्पैक्टेड हो जाना। ठीक है, वैक्सी येलोइश सब्सटेंसेस। और इसकी रिस्क क्या रहती है कि वैक्स ईयर के अंदर यदि इकट्ठा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे ईयर कैनाल को इरिटेट करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और डेफनेस के सिम्टम्स भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ईयर वैक्स इज अ वैक्सी। ये एक तरह से चिपचिपा पदार्थ रहता है। ठीक है, येलोइश सब्सटेंसेस, येलो कलर का होता है, दैट लाइन्स इनसाइड योर ईयर्स। ये आपके ईयर कैनाल के अंदर मौजूद होता है। बट टू मच वैक्स बिल्डअप, जब ज़्यादा मात्रा में वैक्स बन जाता है, इट कैन कॉज द प्रॉब्लम। नॉर्मल अमाउंट में वैक्स आपके ईयर में भी बनना चाहिए, मेरे ईयर में भी बनना चाहिए। यदि नॉर्मल अमाउंट में वैक्स बन रहा है तो वो ये इंडिकेट करता है कि वो हमारे ईयर कैनाल में इंजेक्ट होने वाले जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनके साथ बाइंड होके वो उनको बाहर कर रहा है और हमारे ईयर को इन्फेक्शन से बचा रहा है। लेकिन टू मच अमाउंट में यदि वैक्स बन जाएगा तो ये बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी इसे और ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। दिस बिल्ड अप इज कॉल्ड इम्पैक्टेड वैक्स। इस तरह से ईयर वैक्स का ईयर कैनाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में जम जाना क्या कहलाता है? इम्पैक्टेड ईयर वैक्स। स्पेशली द ग्लैंड इन योर ईयर मेक द सिक्रीशन दैट कंबाइंड विद द डेड स्किन सेल्स। ठीक है, आपके ईयर कैनाल की स्किन में जो सेल्स रहती हैं, जिसको अपन कहते हैं स्किन, आपके ईयर कैनाल की स्किन में जो ग्लैंड रहती है, जिसको हम, उस ग्लैंड को हम कहते हैं सिरोमिनस ग्लैंड, और ये सिरोमिनस ग्लैंड वैक्स क्रिएट करती है और ये डेड स्किन सेल के साथ बाइंड होके ईयर वैक्स बनाती है। क्लियर, डस्ट पार्टिकल, डेड स्किन सेल्स और इन सब को मिला के वैक्स बनाती है। वैक्स के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी होंगे, उसमें ये अपना डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर पैथोजेंस भी हो सकते हैं, उसके अंदर डेड स्किन सेल्स भी हो सकती है। तो सबको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स। इम्पैक्टेड ईयर वैक्स में क्या हो सकता है? डिक्रीज्ड हियरिंग, क्योंकि ईयर कैनाल में वैक्स ऑक्यूमुलेट हो गया, साउंड प्रॉपर अमाउंट में आपके इनर ईयर में नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, डिजीनेस, ठीक है, इरिटेशन के कारण से डिजीनेस होगी, ईयर पेन होगा। ईयर पेन को हम मेडिकल लैंग्वेज में ओटाल्जिया कहते हैं। ठीक है, ओटाल्जिया, पेन इन द ईयर। प्लग और फुलनेस सेंसेशन, आपको ऐसा फुलनेस होगा या पर्सन ऐसा फील कर सकता है कि उसके ईयर में प्लग्ड है या फुलनेस है। ठीक है, जैसे कि ईयर पूरा कंप्लीटली किसी चीज़ से भर गया हो, ऐसा उसको फीलिंग आएगी, ये इसका सिम्टम है। नेक्स्ट, रिंगिंग इन द ईयर्स, कान के अंदर रिंगिंग, बेल बजने जैसी, झुनझुनी जैसी आवाज़ उसके महसूस होगी। ईचिंग, ईयर के अंदर ईचिंग प्रॉब्लम होगी और क्योंकि इरिटेशन के कारण से ईचिंग आएगी। और ड्रेनेज फ्रॉम द इनर ईयर कैनाल, यदि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाती है और ब्लीडिंग वगैरह होती है, ठीक है,
तो ड्रेनेज भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसको हम ओटोरिया कहते हैं। पेन इन द ईयर ओटल्जिया एंड ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर कैनाल, इट इज ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर कैनाल, इट इज कॉल्ड ओटोरिया। आगे बढ़ेंगे, साइंग एंड सिम्टम्स, ठीक है। व्हाट इज द साइंग एंड सिम्टम्स? तो ईयर वैक्स ब्लॉकेज में इंक्लूड ईयर एक पहला इसका साइंग एंड सिम्टम है, ठीक है। ये क्लिनिकल फीचर है, ये साइंग एंड सिम्टम वही चीज़ है, सेम है। डिक्रीज्ड हियरिंग, ठीक है, हियरिंग डिक्रीज्ड हो जाएगी। और ईयर एक होगा जिसको अपन ओटल्जिया कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ओके। और प्लग और ब्लॉक द ईयर होगा, और ईयर कैसा होगा, पेनफुल होगा, वो भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चीज़ें रिपीट हो रही है। और ओके, आगे बढ़ेंगे। सीरोमिनस इम्पैक्शन भी इसे कहा जाता है। ईयर वैक्स, इम्पैक्टेड ईयर वैक्स को क्या कह सकते हैं? सीरोमिनस इम्पैक्शन कहा जा सकता है। क्लियर? आल्सो नोन एज द सीरोमिनस इम्पैक्शन। अकर्स व्हेन योर बॉडी प्रोड्यूस द टू मच ईयर, ये सारी चीज़ें वही हैं, रिपीट हो रही है। नेक्स्ट लेंगे ट्रीटमेंट। यदि पर्सन के ईयर में ईयर वैक्स एक्सेसिव मात्रा में इकट्ठा हो जाए, अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाए, तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो हमको ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है कि 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या करेंगे? ईयर इरिगेशन करेंगे, ईयर को क्लीन करेंगे, ठीक है। और इसमें प्रोसीजर क्या रहता है? टिल्ट हेड, टिल्ट योर हेड, ठीक है, हेड को टिल्ट करना है और साइड लाइन पोजिशन देनी है, ठीक है। और 5 से 10 ड्रॉप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंसर्ट करना है। कहाँ पे? ईयर के अंदर, इनटू इनर ईयर, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि सीरोमिनस जब सॉलिड हो जाता है तो उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये चीज़ें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको क्या करेगा? लिक्विफाई करेगा, और लिक्विफाई करने से वैक्स बाहर आने में वैक्स बाहर आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है कीप योर हेड टिल्ट, ठीक है। पेशेंट का जो ये योर की जगह पेशेंट डाल देना, ठीक है। पेशेंट्स, क्लियर? पेशेंट्स का हेड, ये नेट की लैंग्वेज है इसलिए आपको योर बार बार दिखेगा, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाना। पेशेंट के हेड को टिल्ट करना है, पीछे की तरफ करना, टू द साइड ऑफ 5 मिनट के लिए, एंड अलाउ द पेरोक्साइड 3%, ठीक है, 3% पेरोक्साइड जो है वो इसके अंदर पेनेट्रेट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, सॉफन द वैक्स, यूज कैन ईयर ड्रॉपर, आप इसके लिए ईयर ड्रॉप भी यूज कर सकते हो। ईयर ड्रॉपर जो रहता है, आई ड्रॉपर स्पेशली आप यूज करते ही हो, लेकिन यहाँ पे ईयर के अंदर डालना है तो आई ड्रॉपर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के वो भी आप यूज कर सकते हो। फ्यू ड्रॉप्स बेबी ऑयल, यदि ये क्लीनिंग होने के बाद बेबी ऑयल डालना है या मिनरल ऑयल इंसर्ट करना है। बेबी ऑयल या मिनरल ऑयल ये एक ही चीज़ है। क्लियर? और ये मिनरल्स आपके इनर ईयर कैनल की बैक्टीरिया और पैथोजन से प्रोटेक्शन देते हैं और नरिशमेंट देते हैं, और वहाँ के हेयर फॉलिकल्स वगैरह को नरिशमेंट मिलता है और प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट, ग्लिसरीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या एजेंट आप डाल सकते हो? ये चीज़ें, ये और ग्लिसरीन, ये चीज़ें आप डाल सकते हो। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? ये वॉशिंग पर्पस के लिए काम आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड क्या हो सकता है? यूज़ द वार्म वाटर। पहला तो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3%, 5 to 10 ड्रॉप्स आप डालते हो और फ्रिक्वेंटली इसे डालना होता है। सेकेंड रहता है वार्म वाटर, गर्म पानी से आप इसके अंदर इरिगेशन कर सकते हो। वार्म वाटर से क्या होगा? वैक्स को सॉफ्टनेस मिलेगी। और रबर बल्ब सिरिंज भी आप यूज़ कर सकते हो। अब रबर बल्ब सिरिंज क्या है? तो नेट पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। रबर बल्ब सिरिंज कैसी आती है? एक 50 ml सिरिंज जैसी आती है, आगे थोड़ा सा होली की पिचकारी जैसा रहता है और पीछे बैलून बना हुआ रहता है, बल्ब बना हुआ रहता है। बल्ब को आप प्रेस करोगे और फिर जब छोड़ोगे तो सिरिंज में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और ये नेगेटिव प्रेशर आपकी मेडिसिन को लोड करने के लिए हेल्प करेगा। और जब आप इसको उसके ईयर के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो एक बार डायग्राम इसका इमेज जरूर देख लेना। रबर बल्ब सिरिंज क्या है, ईयर ड्रॉपर क्या है, ये चीज़ें देख लेना। नेक्स्ट है
ड्राई द ईयर, ठीक है, ईयर को क्या करना है, ड्राई करना है, आपके ईयर को नहीं, पेशेंट्स के ईयर को क्या करना है, ड्राई करना है। ड्राई पेशेंट्स ईयर, पेशेंट के ईयर कैनल को क्या करना है, ड्राई करना है। हाउ डज इट टेक टू ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल टू क्लियर ईयर वैक्स, ठीक है, ऑलिव ऑयल से ईयर वैक्स को क्लीन होने में कितना टाइम लगता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ऑलिव ऑयल टू क्लियर द ईयर वैक्स, ईयर वैक्स को क्लियर करने के लिए ऑलिव ऑयल कितना समय लेता है। तो ऑलिव ऑयल इज अनलाइकली टू कॉज एनी इरिटेशन, ये इरिटेशन नहीं कॉज करता है, ठीक है, बट इट टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड हैव एन इफेक्ट ऑन द वैक्स, वैक्स को रिमूव करने के लिए इसे लंबे समय की ज़रूरत पड़ती है, ये धीरे धीरे अफेक्ट करेगा पर ये अपना फंक्शन करेगा, लेकिन फ़ायदा इसका क्या है, ये ईयर कैनल को इरिटेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, यू माइट नीड टू रिपीट दिस 2 or 3 times अ डे, ठीक है, ऑलिव ऑयल का यूज़ यदि करते हैं तो 2 से 3 बार आपको इसे रिपीट करना होगा बिटवीन द 3 and 5 days, ठीक है, ये डेटा ऐसे हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्लियर। बाकी लैंग्वेज तो इसके अंदर बहुत सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, क्लियर। पहला हमने देखा था इम्पैक्टेड ईयर वैक्स देखा था, दूसरी कंडीशन अपनी आती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ओके। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन क्या है, तो मैंने ईयर की जो एनाटॉमिकल क्लास थी उस एनाटॉमिकल क्लास के अंदर मैंने बताया था कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर दोनों के बीच में सेपरेशन का काम करती है और दोनों की तरफ जो भी प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करती है। यदि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाहर प्रेशर बढ़ जाए तो ये बढ़ा हुआ प्रेशर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धक्का देगा और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। या फिर मिडिल ईयर के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो तो वो प्रेशर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ पुश करेगी तो भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो लेकिन रप्चर तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ही होना है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो जाती है। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, जब ये नॉर्मल थी तो ये बाहर एक्सटर्नल ईयर के इन्फेक्शन को मिडिल ईयर में जाने से रोकती थी और मिडिल ईयर के इन्फेक्शन को एक्सटर्नल ईयर में आने से रोकती थी, क्लियर। लेकिन आज क्या हुआ, आज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो गई और परफोरेट होने से इसका बाहर का जो इन्फेक्शन है वो अंदर जा सकता है और ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है वो ओटाइटिस मीडिया के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यही इसकी कंडीशन आपको समझनी है। यह है आपकी नोट्स। रप्चर्ड ईयर ड्रम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम कहते हैं, ना कि एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटर्स को ईयर ड्रम कहते हैं। हम एक्सटर्नल ईयर को ईयर ड्रम नहीं कह सकते, हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम कहते हैं। इट इज़ अ होल और टीयर इन द थीन टिश्यू दैट सेपरेट्स योर, ठीक है, होल और टीयर बन जाना किसके अंदर, जो कि आपके ईयर कैनल को मिडिल ईयर से सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या बन जाना, होल बन जाना। और रप्चर्ड ईयर ड्रम कैन रिजल्ट इन द हियरिंग लॉस, और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हियरिंग लॉस, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है तो वो वाइब्रेट करेगी तो बोन की जो ऑसिकल्स हैं, ईयर की जो ऑसिकल्स हैं वो वाइब्रेशन करेंगी और ये वाइब्रेशन एक सूचना के रूप में आपके इनर ईयर तक संवेदनाओं को जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन आज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है और हेयरिंग लॉस हो गया है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक परफोरेटेड रप्चर्ड ईयर ड्रम टू हील, यदि एक बार टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, क्लियर, और इसके लाइनिंग स्पेस कम कर देता हूँ और इसका आंसर अपन नीचे देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ परफोरेटेड रप्चर्ड ईयर, यदि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो कितना समय उसको अपने आप लगेगा हील होने में, अपने आप हील होने में कितना समय उसे लगेगा। तो आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ वीक में, आज आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, ठीक है, भगवान न करे कि आज आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है तो इसे समय लगेगा 2 से 3
या 4 वीक इसको हील होने में लगेंगे। अब पेशेंट शुड नोटिस नो लॉन्गर सिम्टम्स, पेशेंट को लंबे समय तक सिम्टम्स इसमें महसूस नहीं होते। लेकिन जब ये हील नहीं होगा और बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन और न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा है और यदि हील नहीं होता है तो ये मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट, ईयर ड्रम परफोरेशन जनरली हील विद इन द 2 मंथ, ये फ्यू वीक्स बताया, मतलब कि आप ये समझ लो 4 हफ्ते से लगा के 8 हफ्तों के बीच में ये हील होता है। यदि नहीं होता है तो इसे, यदि हमें रिस्क लग रही है कि ये हील नहीं हो रहा है तो इसे सर्जिकली स्टिच किया जाता है, सर्जिकली इसको रिपेयर किया जाता है और उसे हम कहते हैं टिम्पेनोप्लास्टी। उसे हम क्या कहेंगे? टिम्पेनोप्लास्टी। लॉस ऑफ यूजुअली टेम्पररी रेयरली डेंजरस इन्फेक्शन कैन स्प्रेड इनटू द ब्रेन और स्कल, और ये ब्रेन और स्कल के अंदर भी इन्फेक्शन जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिपेयर, क्या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अपने आप रिपेयर हो सकती है? तो हाँ, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिपेयर हो सकती है, ये इसका आंसर है। लेकिन यदि रिपेयर नहीं हुई किसी कारणवश, है ना, इंडिविजुअल बॉडी पे डिपेंड करता है, यदि किसी कारणवश ये रिपेयर नहीं हो पाए तो ये मिडिल ईयर इन्फेक्शन और हियरिंग लॉस जैसे कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब इटियोलॉजी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्यों रप्चर होती है? तो इटियोलॉजी के लिए ये हो गया कि इन्फेक्शन इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मोस्ट कॉमनली जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर होती है उसका कारण क्या रहता है? इन्फेक्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमनली तो इन्फेक्शन के कारण से ही ये रप्चर होती है। इन्फेक्शन होता है, धीरे धीरे इसके अंदर सेल डिस्ट्रक्टेड होती जाती है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर होती है। ट्रॉमेटिक परफोरेशन अकर फ्रॉम ब्लो टू द ईयर। ठीक है, यदि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि किसी ने कान पर जोर से चाटा लगा दिया। ठीक है, पुलिस ने चोर को कान के ऊपर जोर से चाटा लगा दिया तो चोर का जो ईयर है उसके अंदर क्या होगा? उसके ईयर कैनाल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, सडनली प्रेशर बढ़ जाएगा और उससे कान के पर्दे उसके खुल जाते हैं। तो ये एक आजकल कहावत बन गई है। क्लियर? नेक्स्ट, तो जो कान का पर्दा है वही क्या है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है। नेक्स्ट, सेवरल एटमॉस्फेरिक ओवर प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ओवर प्रेशर, यदि पर्सन ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है कि उसके सराउंडिंग वातावरण का प्रेशर ज़्यादा है और उसके मिडिल ईयर की कैविटी का प्रेशर कम है, तो बाहर का ज़्यादा वाला प्रेशर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ प्रेस करेगा, पुश करेगा और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। ओके, तो एग्जाम्पल स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स जो रहते हैं उनके अंदर यही होता है। ठीक है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि डाइवर्स। ठीक है, ये एथलेट है, एक तरह से ये खेल है। स्क्यूबा डाइवर क्या होता है एक बार देखना नेट पे। ठीक है, थोड़ा स्टडी करना। इसमें जो एथलेट्स हैं, ठीक है, तो इनमें सडनली इनके ईयर पर प्रेशर आता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। नेक्स्ट, सिम्टम्स। सिम्टम्स, द रप्चर ईयर ड्रम ईयर परफोरेशन इज ए होल और टीयर इन द थिन टिश्यू। ठीक है, पतले थिन टिश्यू के अंदर रप्चर हो जाना ही ये कहलाता है। और ये सारे सिम्टम्स हैं इसके अंदर। हियरिंग लॉस होगा, पहला तो हियरिंग लॉस होगा, क्लियर। और वल्नरेबल टू द इन्फेक्शन, रिस्क, इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाएगी इस कारण से, और पेन क्रिएट करेगा ये। ठीक है, हालांकि मैंने हेडिंग बोल्ड कर रखी है पहले से। ठीक है, और ट्रॉमेटिक जो है वो पेन क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ा सकता है, और यही सारे हैं। और कभी कभी पर्सन को विस्लिंग साउंड सुनाई दे सकता है। ठीक है, विस्लिंग साउंड सुनाई दे सकता है, विसल बजाने जैसा। और स्नीजिंग और ब्लोविंग, जब पर्सन स्नीजिंग छींकता है या ब्लो करता है, या है ना, उसके नोज़ को यदि प्रेस करेगा या छींकेगा तो इंटरनल प्रेशर बढ़ता है, और वो प्रेशर जब परफोरेटेड मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है तो वो विसल का साउंड बनाता है, इसीलिए विस्लिंग साउंड उसे सुनाई देता है। नेक्स्ट, टेस्ट। तो इसके अंदर ज़्यादा टेस्ट नहीं करते, बस यही है, ऑटोस्कोप से पता चल जाता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, होल इसके अंदर बन गया है। क्लियर?
तो ये तो जनरली रप्चर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थी। कभी कभी सर्जरी के लिए भी मिडिल ईयर के अंदर पस फॉर्मेशन हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो सर्जिकली भी हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं, फ्लूइड को बाहर एक्सपेल आउट करके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को वापस प्लास्टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। एट होम यू कैन ईजी द पेन। आप घर पर भी पेन को ईजी कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि उसमें ड्राई और वार्म कंप्रेस दो पर्सन को, ठीक है। और दूसरा हीलिंग को प्रमोट करना है, नॉट ब्लोइंग द नोज। नोज को ब्लो नहीं करना है, नोज को प्रेस नहीं करना है। नाक यदि बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जो सांस लेने वाला जो प्रेशर जो बाहर निकलता है वो ईयर के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईयर और नोज की कैविटीज़ तो आपस में कनेक्टेड रहती है। तो ये क्या रहता है कि यहाँ का प्रेशर यूस्टेकियन ट्यूब से होता हुआ मिडिल ईयर में जाएगा, मिडिल ईयर से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर जाएगा और उसे ज़्यादा इरिटेशन होगा। क्लियर? तो ये स्टॉप करना है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसमें ऑफ्लॉक्सेसिन हम देते हैं, ठीक है। स्पेशली लॉन्ग लास्टिंग ये एंटीबायोटिक है, लंबे समय तक चलने वाली एंटीबायोटिक है, और चिल्ड्रंस के अंदर भी ये उपयोग इसका हम कर सकते हैं। ये इसकी डिटेल है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। हम क्या देंगे, तो एनाल्जेसिक्स मैक्लिजीन एंटीवर्ट। एंटीवर्ट का नाम एंटीवर्ट इसलिए रखा है, ये वर्टिगो के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द डिजीनेस एंड वर्टिगो। डिजीनेस और वर्टिगो को ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, मैक्लिन और एंटीवर्टिन देते हैं। सर्जरी क्या किया जाता है, तो सर्जरी किया जाता है टिम्पेनोप्लास्टी। क्या किया जाता है, टिम्पेनोप्लास्टी। ओके, ये सर्जरी का आपको नाम याद रखना है। और बाकी ये थोड़े इंस्ट्रक्शन है पेशेंट के लिए हैं, बहुत ही इजी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मस्टोइडाइटिस। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मस्टोइडाइटिस। इस वीडियो की साइज़ ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे मस्टोइडाइटिस का इंट्रोडक्शन। क्लियर? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कंटिन्यू रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आने वाले हो सकता है ये 1-2 वीडियो के अंदर अपना ENT कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।